नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं लगातार इतिहास की, और आपको कैसा लग रहा है? आपको बढ़िया लग रहा है पढ़ने में कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है। और नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते रहें। कल हम लोगों ने आपके लिए चंदेल वंश और परमार वंश पढ़ाया था, और आज हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा इतिहास का, यानी अगला वंश होगा हमारा गुजरात का चालुक्य तथा सोलंकी वंश। तो हम टाइम न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम गुजरात का चालुक्य वंश। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश। ठीक है। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा। इसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे मूल राज प्रथम। मूल राज प्रथम। और मूल राज प्रथम का जो शासनकाल है वह 941 से 941 ईस्वी से 995 ईस्वी तक मूल राज प्रथम रहे, जो कि इस वंश के संस्थापक थे। तो पहला प्रश्न हमको यहाँ से ये मिलता है कि गुजरात के सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुजरात के सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वह आपके मूलराज प्रथम थे। कौन थे? मूलराज प्रथम थे। इन्होंने इनकी राजधानी अहिलवाड़ को बनाया। किसको बनाया? अहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इनकी राजधानी बात करेंगे क्या हो जाएगा? अहिलवाड़ा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। अगले राजा का चुनाव करेंगे तो अगले राजा होंगे भीम प्रथम। कौन हो जाएंगे? भीम प्रथम। ठीक है, मूल राज प्रथम के बाद में राजा बने भीम प्रथम। इनका शासनकाल 1022 से 1064 ईस्वी तक रहा। 1022 से 164 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल में महमूद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां से सोने, चांदी और मूर्तियां चुराकर ले गया, पैसा लूटकर ले गया। ठीक है, अगला पॉइंट, भीम प्रथम का जो सेना नायक था, इसके टॉपिक में आपको अभी अलग से बताऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद में इस टॉपिक को मैं थोड़ा क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है, सेना नायक था जिसका नाम, यानी भीम प्रथम का एक सेना नायक था जिसका नाम विमल शाह था। विमल शाह के द्वारा माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, अब दिलवाड़ा के जैन मंदिर में प्रथम तीर्थकर, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति का संकलन कराया, यानी मूर्ति स्थापित की। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। भीम प्रथम का जो शासनकाल रहा वो 1022 से 1064 ईस्वी तक रहा। महमूद गजनवी ने इनके शासनकाल में 1025 पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां से सोना लूटकर ले गया। इनका एक सेना नायक था जिसका नाम विमल शाह था। इस विमल शाह ने राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया।
इस दिलवाड़ा के जैन मंदिर में प्रथम तीर्थकर यानी ऋषभ देव की मूर्ति का संकलन कराया। ठीक है, अगले चलते हैं। अगले राजा हैं जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज अगले राजा हैं जय सिंह सिद्धराज। इनका जो शासनकाल है वह 1094 से 1113 ईस्वी तक रहे। 1113 ईस्वी तक, 43 ईस्वी तक रहे। 1143 ईस्वी तक रहे। ठीक है, 1094 से 1143 ईस्वी तक रहे। ठीक है, इनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि इनके दरबार में जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र निवास किया करते थे, जिनके द्वारा परिशिष्ट पर्वन अपभ्रंश भाषा में संकलित की गई। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज के दरबार में जैन धर्म के आचार्य निवास करते थे, जिनका नाम हेमचंद्र था। इन हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा में परिशिष्ट पर्वन नामक पुस्तक की रचना की थी। अगले राजा हैं कुमारपाल। इसको हम ऐसा लेते हैं, ऐसे ठीक। अगले राजा हैं कुमारपाल। कुमारपाल का शासनकाल 1143 से 1173 ईस्वी तक रहा। 1143 से 1173 ईस्वी तक रहा। इनके द्वारा इन्होंने क्या किया, जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र के साथ से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करी। जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। क्या ग्रहण की? जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। समझ आ रहा ना? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, आपको समझना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने कहा आपको कमेंट करना है, कमेंट करके आप बताते रहें लगातार कि आप वीडियो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आपकी एक एक्टिविटी मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहित का काम करेगी, और आप लगातार कमेंट करते रहें कि सर ठीक है। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में इन्होंने परम आहर्त की उपाधि धारण की। परम आहर्त की उपाधि धारण की। ठीक है, अगला प्रश्न। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का क्या कराया? पुनर्निर्माण कराया। किसके द्वारा कराया गया? तो कुमारपाल के द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। ठीक है, अगले राजा हैं मूलराज द्वितीय। अगले राजा हैं मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय जो शासनकाल रहा वह 1176 से 1178 ईस्वी तक रहा। मूलराज द्वितीय का जो शासनकाल रहा वो 1176 से 1178 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर्वत के निकट गौरी के द्वारा पहला आक्रमण किया गया। गौरी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया। ठीक है, यानी कि मूलराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में माउंट आबू के निकट
पहला आक्रमण किया। उस समय राजा कौन थे? तो मूलराज द्वितीय थे। यहां से क्रॉस कैसे बनेगा? मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में किस राजा के शासन काल में माउंट आबू पर आक्रमण किया? पहला तो इतना लंबा प्रश्न बनेगा नहीं, है ना। अगर प्रश्न बनता भी है तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? मूलराज द्वितीय आ जाएगा। ठीक है, आगे अगले हैं भीम द्वितीय। अगले राजा हैं भीम द्वितीय। ठीक है, मूलराज द्वितीय हो गए, मूलराज प्रथम हो गए, भीम प्रथम हो गए। अब भीम द्वितीय हो जाएंगे, जिनका शासनकाल 1178 से 1238 ईस्वी तक रहा। 1178 से 1238 ईस्वी तक रहा। जब गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था माउंट आबू पर्वत पर, तो मूलराज द्वितीय के द्वारा उसे पराजित कर दिया गया। ठीक है, मूलराज द्वितीय के द्वारा क्या कर दिया गया? उसे पराजित कर दिया गया। लेकिन पराजित होने के बावजूद भी उसने परास्त नहीं माना और उसने फिर आक्रमण किया। अब भीम द्वितीय के शासनकाल में उसने 1178 ईस्वी में, फिर उसने 1178 ईस्वी में दोबारा गुजरात के क्षेत्र पर आक्रमण किया। गुजरात के क्षेत्र पर दोबारा आक्रमण किया। ठीक है, किसने किया? तो मोहम्मद गौरी ने फिर एक बार गुजरात के क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब इसमें दो डेटा आती है, एक तो 1178 फिर आ रही है, 1178 दोबारा आ रही है। तो पहला जो आक्रमण था वह माउंट आबू पर किया, दूसरा जो आक्रमण था वह गुजरात के क्षेत्र पर किया। जहां राजस्थान के क्षेत्र पर किया था वहां राजा थे मूलराज द्वितीय, और जहां गुजरात के क्षेत्र पर किया था तो वहां थे भीम द्वितीय। दोबारा समझ लेते हैं, 1178 ईस्वी में जब पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया, तो उस समय भारत का जो राजा था, यानी कि जो चालुक्य वंशी राजा थे, वह मूलराज द्वितीय थे। उस समय इन्होंने माउंट आबू के निकट किया था। जब भीम द्वितीय बने तब इन्होंने किस पर, कहां पर किया? तो गुजरात पर किया। कहां पर किया? गुजरात पर किया। ठीक है, अगला 1195 ईस्वी में, 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आक्रमण किया गया, आक्रमण किया, और भीम द्वितीय की सेना को परास्त न कर सका। यानी भीम द्वितीय की सेना को परास्त न कर सका, और जब उसने दोबारा आक्रमण किया, यानी कि हम कह सकते हैं यहां सेना से हारा, सेना से हारा, और जब उसने दोबारा आक्रमण किया भारत पर, दोबारा आक्रमण किया, तो मूलराज द्वितीय, सॉरी भीम द्वितीय ऐबक से क्या हो गए? पराजित हो गए। ऐबक से क्या हो गए? पराजित हो गए। ठीक है, फिर से देखें, थोड़ा सा घचड़ पिचड़ हो गई है जगह कम ना होने के कारण। मैंने इसलिए किया क्योंकि एक बार में एक ही ग्राफ आपका आ जाएगा। ठीक है, तो भीम द्वितीय का शासनकाल 1178 से 1238। इनके शासनकाल में 1178 में गुजरात के क्षेत्र में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और गौरी हारा। 1195 में ऐबक ने आक्रमण किया, सेना को परास्त न कर सका, यानी कि ऐबक हार गया। फिर ऐबक ने दोबारा आक्रमण किया, तो दोबारा में क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जीत गया और भीम द्वितीय क्या हो गए? पराजित हो गए। ठीक है, आपको यहां से भी एक प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, जैसे भीम प्रथम के शासनकाल से महमूद गजनवी का यहाँ पर आक्रमण आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हेनरी एलियट के द्वारा इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और सबसे श्रेष्ठ आक्रमण जो माना गया वह 16वां आक्रमण माना गया। कौन सा माना गया? 16वां आक्रमण माना गया। ठीक है, दूसरा, सेना नायक से भी प्रश्न पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर स्थित है। तो अगर हम राज्य की बात करेंगे तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, किस पर्वत पर है? माउंट आबू पर। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और प्रथम ऋषभ देव की मूर्ति का संकलन यहाँ पर किया गया। ठीक है, ये है आपके गुजरात के चालुक्य वंश, चालुक्य एवं गुजरात का चालुक्य अथवा
सोलंकी वंश का इतिहास था जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, हम लोगों को एक एक नंबर कलेक्ट करना है कि एक एक नंबर हम कहां से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि एक नंबर की कीमत वही जान सकता है जो एक नंबर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में अंदर आने से रुका हो। ठीक है, क्योंकि 100 में अगर एक ना रहे, 100 में अगर एक ना रहे तो वह 3 डिजिट नहीं बनते, फिर वो किस पे आ जाते हैं, 2 पे आ जाते हैं। क्या हो जाता है, वह 99 हो जाता है। क्या हो जाता है, 99 हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने ऊपर क्या रखें, विश्वास रखें और धैर्य के साथ पढ़ते रहें, पढ़ना ना छोड़ें, लगातार पढ़ते रहें। एक मूल कर्तव्य है जीवन में, यदि आए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगली हेडिंग डालते हैं हम, हिंदुशाही राजवंश। ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, बस जयपाल की वजह से ये थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है। हिंदुशाही राजवंश, तो हिंदुशाही राजवंश जो थे, इनके समय में क्या हुआ, महमूद गजनवी ने भारत पर क्या किया भैया, आक्रमण किया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। हेडिंग डालेंगे हम, हिंदुशाही राजवंश। हिंदुशाही वंश, इस वंश का जो उदय हुआ वह उत्तर पश्चिम, इस वंश का जो उदय हुआ वह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तुर्की शाही शासक लगर तु मान क्या थे, ये शासक थे। ठीक है, को ब्राह्मण कल्लर मंत्री ने गद्दी से हटाया और स्वयं राजा बना, स्वयं शासक बना। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हिंदुशाही राजवंश का जो संस्थापक था वह कौन थे, तो इस वंश का संस्थापक कल्लर थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे, कल्लर थे। ठीक है, इन्होंने 9वीं शताब्दी में स्थापित किया। कभी कभी क्या होता है कि शताब्दी भी पूछ ली जाती है कि 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में उदय हुआ था कि नहीं हुआ था। इनकी राजधानी की बात करते हैं, राजधानी इंपोर्टेंट हो जाती है। राजधानी कई बार पूछी गई है इनकी कि राजधानी क्या थी, तो उद्भांडपुर थी। उद्भांडपुर, जिसे हम वहिंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे, वहिंद के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अगले राजा थे जयपाल, और जयपाल के शासन काल में 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। ठीक है, जयपाल के शासन काल में 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, युद्ध में अपमानित होकर स्वयं आत्महत्या कर ली। यानी कि जिंदा चिता पर लेट गए और जल के मर गए। ठीक है, अगले राजा हैं आनंदपाल। ठीक है, आनंदपाल के शासन काल में भी 1008 ईस्वी में गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। गजनवी ने
भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, इसने इससे अपमानित होकर यानी कि युद्ध में परास्त होकर इस्लाम धर्म कबूल किया। इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम नवाशा शाह रखा। नवाशा शाह रखा तथा कुछ दिन बाद फिर इसने धर्म को परिवर्तित किया और फिर से क्या हो गया, हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया। हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया और फिर महमूद गजनवी से इसने युद्ध किया और युद्ध में क्या हो गया, ये पराजित हो गया। ठीक है, कैसे समझते हैं। आनंद पाल के शासनकाल में 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और आनंद पाल क्या हो गए, पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद में उन्होंने अपना जो नाम रखा वह नवासा शाह को रखा। कुछ दिनों बाद फिर से पलटी खाई और उन्होंने अपने धर्म में परिवर्तित हुए, हिंदू धर्म फिर से अपनाया और महमूद गजनवी से फिर आक्रमण किया और वह पूर्ण रूप से पराजित हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले राजा हैं त्रिलोचन पाल। त्रिलोन पाल ये अगले राजा हैं। इनके शासनकाल में भी गजनवी से लड़ने के लिए कश्मीर शासक गजनवी से लड़ने के लिए कश्मीर शासक संग्राम राज से मदद ली लेकिन क्या हो गए, पराजित हो गए। ठीक है, इसमें आपको 3 फैक्टर याद करने हैं। कितने? 3 फैक्टर याद करने हैं कि कल्लर की राजधानी क्या थी। 3 फैक्टर। पहला फैक्टर, कल्लर की राजधानी क्या थी, तो उदभांडपुर थी, वह हिंद के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है। दूसरा, हिंदू शाही राजवंश के शासनकाल यानी जयपाल के शासनकाल में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, वह किस सन में हुआ, 1001 ईस्वी में। अगला, 1008 ईस्वी में आनंद पाल के शासनकाल में महमूद गजनवी का भारत पर फिर से आक्रमण हुआ और पराजित होने के बाद यानी कि आनंद पाल पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है और अपना नाम नवाशा शाह रखता है। फिर से वह हिंदू धर्म ग्रहण करता है और फिर से झगड़ा करता है और महमूद गजनवी से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। ठीक है, आज मैंने आपको 2 वंश कराए, एक आपको हिंदू शाही वंश कराया और दूसरा गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश कराए। ठीक है, और मैंने आपको इसमें राजा भी बताया कि कौन कौन से इंपोर्टेंट है, कौन कौन से नहीं, कैसे याद करना है, कैसे नहीं करना है। आप बिल्कुल तैयारी से पढ़ते रहें और एक धैर्य बना के पढ़ें, नोट्स आप बनाते रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।